हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विकास गाइडेंस। आज के इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो 15 और 16 का एग्ज़ाम है उसी के बारे में मैं नया टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। इसमें मॉक टेस्ट दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो पिछले साल का जो पेट का पेपर हुआ था उसी का मैं आज जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। और ये टेस्ट सीरीज के तरीके से है। आप एक काम करिएगा, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और जैसे मैं क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी कराऊंगा वरना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। ये मुझे 20 से 25 मिनट में ख़त्म करना है, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप उस वीडियो को पुश कर लीजिएगा और क्वेश्चन आप भी पढ़िएगा और ऑप्शन आप अपनी कॉपी में लगा लीजिएगा। फिर मैं इसको जब ऑप्शन लगाऊंगा तो जो अगर आपका ऑप्शन सही रहेगा जो आप कॉपी में लगाए हैं और इसमें भी सही रहेगा तो आप उसको सही कर लीजिए, नहीं तो गलत कर दीजिए। फिर लास्ट में अपना मिला लीजिए कितना आपका सही गया और कितना गलत। ये टेस्ट सीरीज के तरीके से है। और इसके नीचे जो ऑप्शन रहेगा उसके नीचे और सारी जानकारी भी दी रहेंगी, उसको आप पुश करके उसके बाद में अगली बार पढ़ लेना। चलिए इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। ये जो पिछले बार का पेट हुआ था 24 अगस्त 2021 को उसी का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से चालू हो गया। हिस्ट्री का आ गया है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। इसमें बताना ये जो लेखक या जो यात्री थे ये भारत में पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ऐसे ऐसे करके बताना है। तो पहले फायान आए थे, ये गुप्त काल में आए थे। उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, ये हर्षवर्धन काल में आए थे। और फिर इसके बाद ये थॉमस रो आए थे। तो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट देखिए किस ऑप्शन में है। तो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, ये थ्री ऑप्शन नंबर 3 में है। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, तो यही सही हो जाएगा। ये देखिए ऐसे आप मिला लीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन ये वाला दिखा रहा हूँ, अब इसका आप ये नीचे देखिए, इसको आप पुश करके अगली बार में इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसके बारे में जानकारी दी गई है वीडियो को पुश करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। तो आप 4 ऑप्शन दिया गया, तो आप अपने कॉपी में इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे। सेकंड लिखने के बाद इसमें से जो आपको भी पहले लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा वो लिख के टिक लगा देंगे। फिर अब मैं देखता हूँ कि कौन सा सही होगा। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें है प्लासी का युद्ध सही था, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अगर आप जो लगाए होंगे, अगर ये नहीं लगाए होंगे तो उसको आप गलत कर दीजिएगा, ताकि आप बाद में इसको जोड़ें और देखें कितना आपका सही था और कितना गलत था। तो ये प्लासी का यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। और इसका एडिशनल आप और भी पढ़ सकते हैं। इसको पुश करके इसको बाद में अगली बार में पढ़िएगा। ये आप पहले टेस्ट के तरीके से इसको दीजिएगा और आप टाइम सेट कर लीजिएगा कि 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं और 120 मिनट में पेपर होता है। तो आप 2 घंटे का टाइम देख लीजिए। जैसे आप 10 बजे से बैठते हैं तो आप देखिए 12 बजे तक आपको कंप्लीट करना है पेपर। अगर 9 बजे बैठते हैं तो 11 बजे तक। तो ऐसे आप टाइम का ध्यान रखिएगा वरना टाइम से, और आप कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आया तो इसको आप पढ़िएगा और आपको अपने कॉपी में 3 लिखिएगा और ऑप्शन लिख के जो आपको लगता है सही उसको सही लगाइएगा। फिर जब ये देखिए इसमें कौन सा इसमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो इसमें देखिए अगर आप जो लगाए हैं और जो इसमें सही अगर आपका गलत हो जाता है, आज जैसे आप लगा दिए लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन नंबर पहला लगा दीजिए और इसमें जो सही है वो सेकंड नंबर सही है, तो आपका यानी गलत हो गया, तो आप उसको गलत काट दीजिएगा ताकि आप जो लास्ट में उसको काउंट करें तो देखिए आपका कितना सही गया और कितना गलत। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन वैसे ही गलत, आपका सही क्वेश्चन भी एक गलत हो जाएगा। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था। इसका आप बाद में और पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई वो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे। इसका आप एडिशनल पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई। तो ये आप जानते हैं मौर्य काल में मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा था। सबसे बढ़िया तरीके से इसी पुस्तक में हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, तो ये मेगस्थनीज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप इसका एडिशनल पढ़ लीजिए पुश करके, बाद में पढ़िएगा, पहले आप टेस्ट दे दीजिए 2 घंटे में, उसके बाद आप इसको सब बढ़िया से पढ़िएगा। ये टेस्ट सीरीज के तरीके से, ये टेक्स्ट बुक का ही है। मैं आपके लिए इसको फ्री के तरीके से ला रहा हूँ ताकि जो लोग इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी तैयारी कर लें फ्री में।
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो आप देखिए साइमन कमीशन प्रथम बार किस बार आया, तो 1928 में आया था। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका एडिशनल पढ़ लीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे और जो पेड कोर्स का उसको फ्री में लेकर आऊँ आप सभी के लिए, और आप सभी फ्री में इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये लाहौर वाले में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसका आप पढ़ लीजिए एडिशनल पुश करके बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। इधर ABCD पार्टी दिया गया है और इधर 1 2 3 4 जो पार्टी की स्थापना की है उनका नाम दिया गया है। तो आप देखिए इसमें से आप अपना मिलाइए और देखिए कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी जो ए का है वो 2 में, यानी ए इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष चंद्र बोस, यानी 2 में सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी के संस्थापक है। और फिर बी 4 का है, यानी बी में गदर पार्टी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ऐसे नहीं, B1 का है ये, हम सॉरी गलत कर दीजिए, B1 का है। तो बी यानी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। अब आप इसका एडिशनल पढ़ लीजिए बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो कौन थे वो? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। एडिशनल आप बाद में इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? तो कौन सा क्रांतिकारी संगठन? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। चलिए इसका आप एडिशनल पढ़ लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया है कि ये टेस्ट के तरीके से आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और सारा हल करने के बाद आप देखिए कितना सही जाता है कितना गलत, उसी तरीके से और अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आज कितना तारीख? आज 3 तारीख है। आज से 15 और 16 को यानी 10-12 दिन और बचा। अच्छे से तैयारी कर लीजिए इतने टाइम में। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी पर बना है। और इसके बारे में आप एडिशनल पढ़ लीजिएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका और पढ़ लीजिए कौन था, किसने पहली बार चढ़ा, और फिर ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है, इसका और नाम क्या क्या है, कितनी ऊंचाई है, बारे में लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो क्या नाम है उसका नाम केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है दल्ली राजहरा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म सही से मेल नहीं खाता? यानी इधर आगे की तरफ दर्रा दिया गया है और पीछे की तरफ वो दर्रा कहाँ पे स्थित है यानी स्थान दिया गया है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा जो दर्रा है वो उस स्थान का सही सुमेलित नहीं यानी गलत इसमें दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 2 3। यानी 1 जो है जोजिला और बुर्जिला, ये जम्मू कश्मीर में दिखाया गया है। चलिए इसका आप नीचे एडिशनल पढ़ लीजिए, वो वाला सही था ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो किसके बढ़ने के फलस्वरूप? नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो भारत का राष्ट्रीय आय के आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका एडिशनल आप बाद में इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा का नाम है
इस सेवा को तृतीयक सेक्टर में रखा जाता है, कृषि को प्राथमिक सेक्टर में रखा जाता है, फैक्ट्री और कंपनीज को द्वितीयक सेक्टर में, और जो सेवा क्षेत्र है, सेवा और सर्विस वगैरह, ये सब तृतीयक में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए इसका आप पढ़ लीजिए एडिशनल वाला। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुमार कुरियन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आप इसका और देख लीजिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री 1991 में, जब हमारा अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मंदी आई थी, भारत के पास केवल 15 दिन के पैसे बचे थे, तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब इसका आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के संविधान में आप जैसे पता होगा 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं, जिसमें से एक है केंद्र सूची, इसके जो कानून को हो केंद्र सरकार बनाएंगी, और दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची का जो कानून और नियम है वो सब राज्य सरकार बनाएगी, और एक है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस व्यवस्था राज्य सूची में आता है, और ये चौथा नंबर दंड प्रक्रिया संहिता, ये राज्य सूची में नहीं सम्मिलित है, केंद्र की सूची में आता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा कि राज्य सूची में क्या है, केंद्र सूची में क्या है, और आप देख लीजिए। चलिए देखिए राज्य सूची में नीचे बताएगा, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है? तो आप देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है। क्या है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यानी जो न्याय तंत्र जो कहेगा उसको सभी को मानना ही पड़ेगा। अब आप इसका एडिशनल देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो क्या है? वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें से जो सही रहेगा वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर सही था। आप एडिशनल पढ़ लीजिए पुश करके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, S2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय का किसने रखा था? वो हमारे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कब होती है? जब स्विच बंद होने पर। एक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित होती है जब स्विच बंद हो जाए तब प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 ओम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद सिट्रिक अम्ल के कारण, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? तो कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ये सबसे सरल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये अब यहाँ से मैथ का सेक्शन चालू हो गया। आप इसको कॉपी में इसको पुश कर लीजिएगा वीडियो, और आप इसको कॉपी में क्वेश्चन उतार कर हल करिएगा, और जो आपका क्वेश्चन हल करने पर उत्तर आए उसको आप इसमें से देखकर टिक लगा दीजिएगा अपने कॉपी में। और फिर इसको अब देखना कि इसमें ऑप्शन 1 सही है। अगर आपने टिक उसमें गलत लगाया था तो उसको आप गलत काट दीजिएगा, और जब पूरा काउंट करिएगा अपने कॉपी का तो देखिएगा कितना आप सही किए और कितना गलत। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना पढ़ाई किए हैं। और इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, नीचे सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, उसका पुश करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो इसका आप लगाइएगा, इसका सही ऑप्शन क्या है 300, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका नीचे सॉल्यूशन देख लीजिएगा पुश करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर रूट 36.1 अपान 102.4 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी इतने की जगह पर इसका आंसर क्या आएगा इसको हल करने पर। तो आप देखिए इसका सही आंसर रहेगा 19/32, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप इसका नीचे हल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% यानी आधा % वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो आप इसको हल करिएगा और फिर अपने अनुसार इसको टिक करिएगा। और इसका जो सही टिक है वो 4 ऑप्शन नंबर 4 है 10.8। अगर ये आपने टिक किया है तो उसको सही करिएगा, नहीं तो आप अपना जो टिक किए थे गलत कर दीजिएगा। और इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया ये एक टेस्ट सीरीज़ के तरीके से, इसलिए मैं इसको पूर्ण रूप से हल नहीं करा रहा हूँ। इसमें हल सॉल्यूशन सब दिया गया है, आप इसको हल करके जल्दी करना है। टेस्ट सीरीज़ के तरीके से, आपको टेस्ट के तरीके से इसमें हल नहीं कराएंगे। चलिए देखिए 13 कुछ इसमें 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और अंतिम 7 का औसत 70 है। 7वां परिणाम क्या होगा। तो इसका आप सही को ऑप्शन देखिए, सही ऑप्शन 1 है, इसका आंसर 47 आएगा। नीचे सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है। तीक्ष्ण मतलब तीखा, तो तीखा का क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, कुंठित होगा। चलिए देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गज वदन का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची मतलब इसका जो समान रूप से इसका और अर्थ होता है। तो गज वदन का क्या होगा, गणपति होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही था, इसका पर्यायवाची आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ मतलब क्या होगा, कंटक, विकीर्ण, कुचैला, कंटका कीड़। तो इसका ऑप्शन कंटका कीड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी सही का सही और गलत का गलत करना। तो इस मुहावरे का अर्थ इसमें देखिए, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात पूर्ण निर्णय लेना, उचित निर्णय लेना। तो क्या होगा, उचित निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आप इसका और भी देख सकते हैं मुहावरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कर दीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, और सब एक गलत तरीके से लिखा है। तो इसका होता है बहिष्कार, ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का पैसेज आता है वो आ गया है। एक पैसेज आएगा, उसका 5 को उसी पैसेज से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको पैसेज को पढ़ना है और 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए और फिर उसका मैं ऑप्शन नीचे बता दे रहा हूँ कौन सा सही है। अब इसको पढ़ने के बाद ये ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, आप इसको पुश करके पढ़ने के बाद ऑप्शन आप अपने कॉपी में लगाएंगे कि 1 सही है, 2 या 3 या 4। उसके बाद जब मैं लगाऊंगा तो उसमें जो सही रहेगा, अगर वही आपका भी आ रहा है तो आप उसको सही कर देंगे, वरना गलत काट देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही बताया है कि ये टेस्ट के तरीके से जो आपका गलत जाएगा उसको गलत के काउंट में करेंगे, ताकि आपको पता लगे कितना सही किए हैं। तो इसका देखिए कौन सा, इसका ही वाज अफ्रेड, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पैसेज वही पैसेज है, इसका 3 क्वेश्चन दिया रहेगा।
तो इसका देखिए कौन सा सही है, इसका थर्ड वाला सही है। आप इसको पढ़िएगा, देखिए इसमें से थर्ड वाला आपका आता है कि नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वही पैसेज है। अब इसका देखते हैं कौन सा सही, आप पैसेज पढ़ के। ये नीचे इसमें क्वेश्चन भी दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू। यानी आप ये जो पैसेज पढ़ेंगे उसके पैसेज के नीचे लिखा रहेगा व्हिच वन, कौन सा एक, ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से, डिड द ऑथर डू फर्स्ट। यानी इनमें जो नीचे दिया गया इनमें से लेखक सबसे पहले क्या चीज़ करता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ वो करता है, सबसे पहले नन ऑफ दीज, जो इन तीनों में से दिया गया है वो इन तीनों में से कुछ नहीं करता, वो कुछ दूसरा ही करता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव ए सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। यानी प्राइड का सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द देना है। तो प्राइड मतलब होता है गर्व करना, तो हेट मतलब घेरा, कवार्डियस मतलब कायर, तो डिग्निटी मतलब गर्व करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव ए एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। कीन का एंटोनिम्स यानी विलोम देना। तो कीन मतलब होता है इच्छुक, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा से करता हो। तो इच्छुक का मतलब क्या होगा, इसका एंटोनिम डल हो जाएगा, जो एकदम सुस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे लिखा है कुत्ता रेशियो, कुत्ता अनुपात रेबीज, फिर समानुपात मच्छर, और फिर ये क्वेश्चन मार्क। यानी कुत्ता जिस प्रकार रेबीज से संबंधित है उसी प्रकार मच्छर किससे संबंधित है। तो कुत्ता के काटने से क्या हो जाता है, रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, और मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो इसमें देखिए मुनि, पुजारी और धर्म संगिनी, तो ये तीनों पंडित के तरीके से लगते हैं, और सूरवीर एक क्षत्रिय लगता है। तो इस तरीके से सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है PMOCTUERANOS, ये लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें से आप अपना ये रीजनिंग का टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करिएगा। देखिए इसका सही ऑप्शन है बी, ये लिखा जाएगा ABDATNSCSEGA। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये इसमें बताया गया कैसे हल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो बहन के तरीके से संबंधित है। क्या बहन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका ये दिया गया है हल, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसमें अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो प्रथम राज्य क्या है, राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया। तो कौन सा कार्ड, मास्टर कार्ड को जारी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आयुष मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हमारा जो 2021 में जो अगली बार पेट हुआ था उसी का है ये पेट का पेपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया। तो किसको नामित किया गया, टेकचंद। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि
खाते की ब्याज दर क्या है, तो ब्याज दर क्या है 7.6%। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, यानी किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो किस विद्या बालन के नाम पर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर था, तो किस देश का, जापान का पासपोर्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, तो तमिलनाडु का किस राजनीतिक दल ने जीता, इसके बारे में देखते हैं। डीएमके ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्टी का नाम है, उसका फुल फॉर्म दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे था, तो कौन सा देश शीर्ष पे था। ऑप्शन नंबर 3 है आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया, तो कौन सी राज्य सरकार ने लागू किया, तेलंगाना राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप के नाम से जाना जाता है, तो वो देश का नाम है भूटान, क्योंकि थंडर ड्रैगन मतलब एकदम जो हिम आच्छादित होता है, जहाँ बर्फ़ जमा रहता है, तो वो देश है भूटान। भूटान शिवालिक हिमालय में आता है, तो भूटान सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रियाद किस देश की राजधानी, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, आप सभी को पता होगा। म्यांमार का, ये बांग्लादेश का ढाका हो गया है, और म्यांमार का राजधानी नेपीदा है। चलिए देखिए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये एडिशनल इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी जानकारी लिखी हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के चुने हुए, अब यहाँ से पॉलिटी का सेक्शन आ गया है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और ये मुख्यालय और भी चीज़ों का आप इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन यानी अमेरिका में है, और ये विश्व मौसम दिवस का जिनेवा में है स्विट्ज़रलैंड के, और विश्व व्यापार का भी जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं, खजुराहो कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो नवकलेवर किसमें, उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन एक हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार हमारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हिंदी का पैसेज आ गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें से हिंदी का 2 पैसेज आएगा और उसके नीचे 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 नंबर का हिंदी का पैसेज आएगा। तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद अच्छे से इसको बारीकी से आपको पढ़ लेना है। जैसे ये लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ना, और यहाँ नीचे एकदम नीचे देखिए, इसका लास्ट लाइन में प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्पृहणीय शब्द क्या है। तो अस्पृहणीय शब्द क्या है, तो आप इसको पढ़ने के बाद आप इसको बताएंगे क्या है। तो इसमें देखिए क्या है, प्राप्त करने योग्य। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा इसका नीचे देखिए सबसे, उसमें क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। तो आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना क्वेश्चन को, कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया। यानी आपको पता चल गया कि लेखक क्या बता रहा है, इसके बारे में जानना है। तब अब आप जाएंगे पैसेज को पढ़ेंगे। अब जैसे पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और अस्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा है। गांधी जी ने इन्हें सत्याग्रह कहते हैं। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार व्यवहार का। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण करने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक तथा अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर अथवा विभिन्न संप्रदाय के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्ष का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, या कोई गंदा कानून का लागू कर दिया जाता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते, और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते। तो लेखक ने क्या बताया है, तो आज़ादी में क्रांतिकारियों की भूमिका थी, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का योगदान था, गुलाम देश की दशा का, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। यानी ये चौथा बताया गया है, यहाँ ऊपर बताया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो ये नीचे सबसे क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो आप इसको पैसेज पढ़ने के बाद आप पहले इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे। तो फिर इसको देखिए, धार्मिक आस्था और सदाचार को बढ़ावा, इसमें बताया क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना है लेखक का मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष से क्या अभिप्राय है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप ना करना, धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को ना मानना। तो सभी धर्मों का आदर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसका क्या है आंसर, इसका आंसर नंबर 4 है। इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया, इसीलिए माना जाता है कि हमारा संग्राम ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा पैसेज आ गया है, पहला पैसेज का 5 क्वेश्चन खत्म है, सेकंड पैसेज। तो इसका नीचे सबसे, इस पैसेज को आपको अच्छे से ध्यान से इसको पुश करके पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, ये देखिए काफ़ी बड़ा पैसेज दिख रहा है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है जो नीचे दिया गया है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। तो अब इसको बताना है पैसेज में, आप इसको ढूंढना है कहाँ है। तो शुरू से आपको पढ़ना है, तो इसमें बताया गया होगा क्यों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है, इसीलिए लघु रूप बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो क्या अभाव होता है, अब इसको आप पैसेज को पढ़ेंगे यहाँ से, फिर देखेंगे कि क्या कहता है।
तो साहित्य शास्त्री में अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया क्योंकि अब इसका आप पढ़ेंगे इसमें, फिर उसके बाद बताएंगे क्यों कहा गया, इसमें आप खोज के। चलिए इसका सही ऑप्शन देखिए क्या है, तीसरा नंबर सही ऑप्शन है, क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, ये सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्व चुनौती है। तो ये देखिए यहीं पे ऊपर सबसे लाइन में जो यहीं बताएगा, शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया था तथा निरंतर। तो किस चुनौती को स्वीकार किया था, ये उसके ऊपर वाले लाइन में लिखा। शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। अनुच्छेदों में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय यानी निरामय शब्द का क्या अर्थ है, उसी को बताना है। तो इसमें आप ढूंढ लीजिएगा पूछ करके, फिर उसके बाद इसका आंसर देखिए क्या है। निरामय का मतलब होता है जो निर मतलब रोग होता है, रोगों से जो मय यानी मुक्त होता है, तो निरामय का मतलब स्वस्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारा इसका आ गया है, हमारा आपको पता होगा कि इसमें ग्राफ और तालिका से भी क्वेश्चन आता है। इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन ग्राफ से आता है और 10 नंबर का तालिका से। तो 2 ग्राफ दिए रहेंगे और 2 तालिका, 5-5 नंबर का रहेगा। तो ये ग्राफ पहला हमारा ये ग्राफ आ गया है, तो इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे ग्राफ में। इसको आपको ग्राफ को पढ़ लेना है। निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया है, इसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब इसको पढ़ लेना है। तो इधर क्या है, सीमेंट का उत्पादन दर्शाया गया है। इस साइड ऊपर में जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सीमेंट का उत्पादन है, और सीमेंट का उत्पादन किस वर्ष में हुआ इस साइड और दर्शाया गया, जैसे 2009, 10, 11, फिर 10 से 11 ऐसे करके 19 से 20 तक दर्शाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी सबसे ज़्यादा स्तर तक किस वर्ष घटा। तो सबसे ज़्यादा 98 से 60 हो गया, वर्ष 2015 से 16 के बीच। देखिए 98 से सीधा कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कितना घट गया हमारा, लगभग 38 घट गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 15 से 16, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऐसे आपको करके इसका प्रश्न का उत्तर देना, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर दीजिएगा। ये उत्तर में दिया भी हुआ है इसका हल, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे आपको एक मॉक टेस्ट के तरीके से लेना, आप तो वैसे ही हल कर लेंगे। इसको हल क्या करना, जिसका सिलेबस कंप्लीट रहेगा उसको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी ये अपने पहले जो वर्ष था उसके बाद वाले वर्ष के बारे में बात कर रहा है। तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो सब किस वर्ष के बाद अधिकतम वृद्धि हुई, तो ये हमारा 55 उसका पिछला वर्ष है और 90 हो गया। तो 55 से 90 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ष में वृद्धि हुई, 2013 और 14 में 90 हो गया। तो 2013 और 14 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आप इसका ये देख लीजिए हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत कितना था। तो प्रथम तीनों को जोड़ लेना है, 42, 44 और 58 को, और 3 से औसत निकालने के लिए 3 से भाग दे देना है और आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए कौन सा आंसर, 3 इसका सही है। इसका ये दिया है हल, आप इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। अधिकतम सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 98, सबसे ज़्यादा हुआ था। तो 98 हमारा किस वर्ष में गया है, तो वर्ष 2014 से 15 में 98 गया। आप देखिएगा आपको, तो 14 से 15 उसका सही हो जाएगा। इसका ये दिया हुआ है हल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आप इसको अपना हल करेंगे, देखिए को किस में प्रतिशत वृद्धि हुई, इसको पुश करके फिर इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 31.8% सही है। चलिए इसका हल इसमें देख लीजिए, और आप तो हल किए ही होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। अब ये दूसरा पैसेज आ गया, देखिए नेक्स्ट पैसेज आ गया। तो इसको पढ़ना, निम्नलिखित आलेख 2013 और 19 के बीच करोड़ों रुपए के निश्चित, इसमें जो आयात मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना, तो इधर करोड़ों रुपए का जो सामान मंगाया गया वो दिया गया, जैसे 0, 500, 1000 करोड़ रुपया, 1500 करोड़, 2000, 2500 करोड़। और इसमें वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष से मंगाया गया, तो इसमें 2013 से लेकर 2019 के बीच में मंगाया गया, यानी 13 से 14, 14 से 15 ऐसे करके, तो वही बता रहा है। तो इसमें प्रतिशत वृद्धि, तो आप इसका हल करेंगे, देखिए इसका 33.3% सही है, सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपए में बताना है। तो आप इसका देखिए सही ऑप्शन क्या है, तो 260 आएगा इसका आंसर। आप हल करके देखिए, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था, तो इसका आंसर देखिए 2, इसका 2 आता है आंसर। तो आप इसको हल करके देख लीजिएगा, ये हल करके इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन वर्षों की संख्या का अंतर कितना है जिनमें यक्स का आयात औसत आयात से कम है और जिसमें यक्स का आयात औसत आयात से अधिक है। तो आप देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्षों के यक्स के औसत आयात से वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, तो देखिए कितना, इसका 64.38% सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसमें मैं आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट में होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको आंसर को हल करके टिक लगाना है, इससे आपको पता चलेगा आप कितना पढ़े हैं। ये उसी को ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो सिलेबस कंप्लीट करके आया होगा और हल करेगा उसी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तालिका आ गया, अभी तक वो ग्राफ था तालिका। तो इस तालिका में इधर हमारा क्या दिया गया है, इधर वर्ष दिया गया, वो मतलब दिन दिया गया, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार। और उधर क्या है, 4 व्यक्ति दिए गए हैं, ABCD 4 व्यक्ति हैं, वो चारों काम करते हैं इतने दिन, तो यही पूछा है। मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात इसमें बताना। तो इसका सही आंसर 7:9 हो जाएगा। चलिए देखिए ये इसमें हल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है, तो इसका सही आंसर 44.44% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। B, C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत इसमें निकालना है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर A सही है, 44.33 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए सॉल्यूशन नीचे दिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 28.3%। और इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर, यानी दोनों का औसत निकाल कर उसको में माइनस कर देना। तो इसका सही ऑप्शन 3 है, 5.25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से एक और तालिका का क्वेश्चन आ गया, आप इसको पढ़िएगा। इधर क्या दिया गया है, भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन, यानी इधर वर्ष दिया गया है 2010, 11, 11, 12 ऐसे करके, और उधर फसल दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब। तो इसका उत्पादन के बारे में बताया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यानी किसके दौरान गेहूं के उत्पादन में गिरावट दिखाई पड़ी, तो किस वर्ष के दौरान। तो आप इसको सही, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2013 और 14 में गेहूं के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। तो इसको आप 13-14 में देखेंगे और गेहूं में जाएंगे तो 7112 इसमें गिरावट दर्ज की गई। 7056 में गिरावट दर्ज की गई। इसका ये है सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है,
तो इसका सही आंसर बाजरा की फसल में हो जाएगा। बाजरा की फसल में वृद्धि दर्ज की गई है और इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन पूछ रहा है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 293.86 टन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन पिछले फसल की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो 16-17 में, तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा चावल के उत्पादन में। आप चावल का उत्पादन में देख सकते हैं। और चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी इसीलिए कराया हूँ और काफ़ी समय आपका ले लिया, लेकिन आपको यही टेस्ट 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पूरा आप अच्छे से दीजिएगा और फिर लास्ट में देखिएगा कितना आपका सही गया और कितना गलत। इससे आपको पता चल जाएगा। लगभग पिछली बार का कट ऑफ तो पेट में लगभग 62 या 63 आया था। इस बार तो लगभग 70 का कट ऑफ आएगा। अगर 70 से कम अगर आपका वो आया नंबर तो आप शायद लेखपाल और वीडियो के पेपर में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा। आप देखिए इसमें कितना पाते हैं। 2015-16 में आलू का उत्पादन 2010-11 की तुलना में लगभग कितना गुना पूछा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.90 गुना हो जाएगा। ये सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। और चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, अब यहाँ से ख़त्म हो गया टोटल। चलिए जय हिंद, यहीं तक आपका ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद। इसको अच्छे से सॉल्यूशन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।